बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें ये चीज़ होती है कि इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे तक किस तरह फैलता है। मतलब अगर किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हो गया, वो कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन दूसरे बंदे को लग जाता है, जिसको हम चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। और लास्ट में हम ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम किस तरह ब्रोक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जिसकी वजह से पेशेंट अपनी हाई लेवल ऑफ हेल्थ तक पहुँच सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़मेंट ला सकता है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स अबाउट इन्फेक्शन। अच्छा, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल हैं या लाइक अगर आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं, तो आपको इन 2 चीज़ों पे मतलब ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। वो कौन-सी 2 चीज़ें हैं? नंबर फर्स्ट, द वेरियस वे इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो है ना ट्रांसमिट हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन्फेक्शन किस तरह ट्रांसमिट होता है। दूसरा, द वे द इन्फेक्शन चेन कैन बी ब्रोकन। और दूसरा ये जो इन्फेक्शन चेन हो रही है यानी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, एक बंदे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ये मतलब हम किस तरह इस चेन को ब्रोक करें ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, डिज़ीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकें ताकि ये चीज़ें मज़ीद ना बढ़ जाएँ। तो ये चीज़ आप दोनों पॉइंट आपने अपने माइंड में सेट करनी है। बेसिकली हमारा वीडियो भी इन 2 पॉइंट के ऊपर ही है। पहले हम चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ कवर करेंगे कि इसको हम किस तरह ब्रोक कर सकते हैं। तो ये 6 लिंक पे डिपेंड करती है चेन ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि द इन्फेक्शियस एजेंट, बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट हम पैथोजन को ही कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो कोई भी डिज़ीज़ क्रिएट कर सकते हैं। उनमें चाहे पैथोजन तो हो, लेकिन चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या जो कोई भी चीज़ हो, जो कोई भी पैथोजन डिज़ीज़ क्रिएट करे, आप उन्हें इन्फेक्शियस एजेंट कह सकते हैं। द रिज़र्वायर होस्ट, उसके बाद आता है वो बंदा जिसमें अंदर ये पैथोजन एंटर हो जाए, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? रिज़र्वायर होस्ट कहते हैं। यानी पहले हमने पैथोजन पढ़ा, वो पैथोजन किसी के बॉडी के अंदर आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिज़र्वायर होस्ट कहेंगे। फिर क्या होगा? कैरियर होस्ट, होस्ट दैट डू नॉट शो एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्पटम्स। अच्छा, जिसके बॉडी के अंदर पैथोजन आएँगे, वो जल्दी साइन और सिम्पटम्स नज़र नहीं आएँगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा। डिज़ीज़ के साइन सिम्पटम जल्दी नज़र नहीं आएँगे, बट द स्टिल कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिज़ीज़ आर नोन एज़ कैरियर। फिर भी ये कैपेबल होता है पैथोजन को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर पैथोजन तो हैं, लेकिन साइन और सिम्पटम्स नज़र नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर ये पैथोजन एंटर हो चुके हैं। अब ये कैरियर है, मतलब ये किसी दूसरे बंदे तक इन्फेक्शन लाके उसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आते हैं पोर्टल ऑफ एग्ज़िट, मतलब ये बंदा तो मतलब इन्फेक्शन से भर गया, उसके बॉडी में अंदर तो पैथोजन आ गए, अब ये किसी दूसरे को किस तरह इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब वो कौन-सी चीज़ मतलब रूट है जहाँ से ये इनके इनके बॉडी से पैथोजन बाहर निकलते हैं। तो उनमें से आता है रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, यानी म्यूकस वगैरह की सीक्रेशन होती है जब आपको कफ वगैरह या ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी सीक्रेशन आ जाती है इसमें और ब्लड एक्सपायर हो जाता है और स्किन ब्रेक आ जाती है, कहीं पे स्किन का कट आ जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है। अगर ये ब्लीडिंग किसी दूसरे बंदे को कट हो गया, उसमें अ, उसको लग गई, तो ये इन्फेक्शन उसको भी लग सकती है। ये रेस्पिरेटरी सीक्रेशन के थ्रू भी किसी दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है। द पोर्टल ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब अब हम 4 स्टेप पढ़ेंगे कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अब एक बंदे के बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन आ गए, अब ये ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन से रूट हैं, मतलब रास्ते हैं ऐसे समझिए जिसके थ्रू हम किसी दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की वजह से आपका बॉडी पूरी इन्फेक्टेड है, तो आपके हाथ भी इन्फेक्टेड होंगे, तो जब आप दूसरे बंदे को मिलाएँगे, तो उसके भी हाथ इन्फेक्ट हो गए हैं। फिर वो उसी हाथों से अगर खाना खाएगा या फिर वो अपने मुँह साफ करेगा या कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी आँखों को हाथ लगाएगा, तो ये पैथोजन उसके बॉडी में भी एंटर हो जाएँगे। फिर उसके बाद एयर आ जाती है, ठीक है? इसके थ्रू भी पैथोजन एंटर हो जाते हैं। लाइक अगर आपकी बॉडी के अंदर
बहुत सारे इन्फेक्शन है और आप किसी के ऊपर छींक रहे हैं तो वहाँ से ड्रॉपलेट लेके निकलेंगे। वो एयर के थ्रू किसी दूसरे बंदे में इन हो जाएँगे। फिर आ जाते हैं हमारे इंसेक्ट। इंसेक्ट ये चीज़ होती है कि आप इन्फेक्टेड हैं, आपके बॉडी के अंदर मॉस्किटो ने बाइट मारा, वो जाके किसी हेल्दी पर्सन पे गया और उसको भी बाइट मारा तो आपकी ब्लड उसकी ब्लड में एंटर हो जाएगी, पैथोजन एंटर हो जाएँगे, फिर वो बंदा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। उसके बॉडी के अंदर भी वही चीज़ हो सकती है, वही डिज़ीज़ हो सकती है जो आपकी बॉडी के अंदर है। अच्छा, फिफ्थ स्टेप कह रहा है द पोर्टल ऑफ एंट्री रूट थ्रू व्हिच द पैथोजन एंटर इट्स न्यू होस्ट। मतलब वो रूट जिसके थ्रू किसी दूसरे बंदे के अंदर एंटर हो पैथोजन। यानी आपने एक आपकी बॉडी के अंदर तो पैथोजन एंटर हो गए, मतलब आपने उनको बाहर निकाला। अब ये किसी दूसरे बंदे के अंदर किस तरह एंटर होंगे? तो उनमें से आला है इन्हेलेशन, कोई साँस ले रहा हो ऐसे एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं वायरस हो, तो वो बंदा भी इन्फेक्ट हो सकता है उसी डिज़ीज़ से। फिर आ जाता है इंजेक्शन, लाइक जब मैंने कहा कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने के बाद जब भी वो खाना खाए या कोई भी चीज़ करेगा, खाने की फूड वगैरह लेगा, तो वो पैथोजन उसके बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाएगा अगर वो हाथ धोने के बगैर खाएगा तो। फिर आ जाता है यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब इन्फेक्शन आ जाते हैं जो एक एक बंदा है जिसको बहुत सारे डिज़ीज़ हैं, पैथोजन है। मतलब वो किसी दूसरे पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो ये पैथोजन उसके बॉडी के अंदर भी एंटर हो सकते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। फिर अगर आपके बॉडी के अंदर कट आ जाता है, ठीक है? तो कटिंग की वजह से भी आपके 100% चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर हो सकते हैं और एंटर होने के बाद आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उसके बाद आप जो है ना डिज़ीज़ का शिकार बन जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। सिक्स्थ स्टेप है द ससेप्टेबल होस्ट, लास्ट स्टेप है द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सेप्ट द पैथोजन। मतलब ससेप्टेबल होस्ट उसे कहते हैं, मतलब आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो गई। अब आपकी बॉडी उस पैथोजन को एक्सेप्ट कर रही है, यानी इंटर हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी नहीं है, पावर नहीं है कि आपकी बॉडी उस पैथोजन को ख़त्म कर सके। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी वीक पड़ जाती है और आपको डिज़ीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो मज़ीद ये कह रहा है कि द सपोर्ट ऑफ पैथोजेन लाइफ एंड इट्स रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ होस्ट डिफेंस। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेन एंटर हो गए और उसकी रिप्रोडक्शन भी हो रही है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपके होस्ट की डिफेंस के ऊपर। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी और ये आपके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं जो इस पैथोजन को ख़त्म करने का काम कर रहे होते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तभी हम बीमार होते हैं, तभी हमें डिज़ीज़ होती है। इसमें कह रहा है ऑर्गेनिज्म विथ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आर बेटर एबल टू डिफेंड ऑफ पैथोजन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मतलब बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो पैथोजन के साथ फाइट कर सकें। फिर इसमें आता है ऑर्गेनिज्म विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम आर मोर वल्नरेबल टू द सपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन। मतलब जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसमें उसके पैथोजन उसके बॉडी के अंदर पैथोजन इजीली इंटर हो जाते हैं और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू और फिर उस बॉडी के को क्या करते हैं, उस बॉडी के अंदर अपनी कॉलोनी बनाने के बाद उस बॉडी को वीक करते हैं और वहाँ से डिजीज पैदा करना स्टार्ट कर देती हैं। अब आते हैं हम इस चेन को हम किस तरह ख़त्म करते हैं, मतलब इस चेन को हम किस तरह तोड़ते हैं जिसकी वज़ह से पैथन अपनी हेल्थ को हाई लेवल तक लेके जा सके। तो इसमें कह रहा है कि द एसेंशियल पार्ट ऑफ पेशेंट केयर एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। सबसे पहले आपने सेल्फ प्रोटेक्शन लेनी है, खुद को मतलब सेव करना है। मतलब आपने कोई भी मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ की हो, लाइक अगर किसी पेशेंट को आपने टच किया हो, किसी पेशेंट को चेक किया हो, जब आप दूसरे पेशेंट को चेक करने जाएँ तो आपने हैंड वॉश करने हैं, ठीक है, ग्लव्स लेने हैं, तो ये आपने सेल्फ प्रोटेक्शन लेनी है और उसके साथ-साथ पेशेंट का केयर भी करना है, पेशेंट का भी केयर करें क्योंकि आप उन्हें कोई इन्फेक्शन गिफ्ट में ना दे दें, ठीक है? तो ये भी आपने देखना है। फिर कह रहा है पैथोजन आइडेंटिफिकेशन, आपने यहाँ पे ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि जिस इस बंदे को कोई इन्फेक्शन है, तो आपने वो पैथोजन अच्छी तरह से आइडेंटिफ़ाई करना है, फिर उसके मुताबिक आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। ऐसा ना हो कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो और आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ें मज़ीद जो है ना इसको रिस्की बना सकती हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि इन एंटीबायोटिक की वजह से आपका इम्यून सिस्टम
मज़ीद वीक होता जाता है, तो आपने पैथोजन आइडेंटिफ़ाई करना है और परफ़ेक्ट और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करनी है पेशेंट की। फिर इसमें क्या है कंट्रोल पोर्टल ऑफ एग्ज़िट मतलब जहाँ से पैथोजन एंटर हो रहे हैं एग्ज़िट हो रहे हैं बॉडी से, ठीक है? उनको कंट्रोल करना है। अब वो कौन-सी चीज़ें होती हैं लाइक कंट्रोल बॉडी सिक्रेशन अगर आपकी बॉडी में कोई सिक्रेशन वगैरह हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है, हैंड वॉश करने हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में आई थिंक 8 पॉइंट आते हैं या 10 स्टेप्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपने हैंड वॉश करते हैं और हैंड वॉश करने के थ्रू आप 100% ये कह सकते हैं कि अब आपके जो हैंड्स हैं वो क्लियर और साफ हैं। फिर प्रिवेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन आपने वो रूट ऑफ ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसी से नहीं करना है जिसमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग आ जाती है, ठीक है? अगर आपने किसी से हाथ मिलाया है, ठीक है? तो समझ लें कि उसको कोई डिज़ीज़ है तो आपने अच्छी तरह से अपने हाथ धोने हैं, ठीक है? फिर कह रहा है कि डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज़ेशन टेक्निक जब आप किसी पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करके आ गए, तो वो इक्विपमेंट आपने डिसइंफेक्ट करने हैं और उनको स्टरलाइज़ेशन टेक्निक के ऊपर अप्लाई करने हैं, फिर वो दोबारा किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने हैं। अब स्टरलाइज़ेशन टेक्निक क्या है? ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या कहते हैं मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम केमिकली या फिर ऐसे समझें हाई टेम्परेचर देके उसको हम क्या कहते हैं 0% पैथोजन उनसे ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा समझें वो अ, मतलब उसमें कोई पैथोजन होता ही नहीं है, 0% इसमें पैथोजन होता है। ये कैसे करते हैं हम? या तो उसको हाई टेम्परेचर देते हैं 100 प्लस होता है 200 प्लस या फिर हम उसे केमिकल के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आइसोलेट करते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट को आप समझ रहे हैं इस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो आप उसको अलग कर देते हैं ताकि ये किसी दूसरे के पास ना चला जाए और उसको कोई इन्फेक्शन ना लगा दे। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री प्रोटेक्ट पोर्टल ऑफ एंट्री हेल्थ प्रोफेशनल्स मस्ट मेक श्योर दैट पोर्टल ऑफ एंट्री आर नॉट सब्जेक्टेड टू पैथोजन मतलब आपने जो पोर्टल ऑफ एंट्री है उनको क्या करना है प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या होती है कि आपका जो पेशेंट होता है वो सेफ होता है क्योंकि इसमें अभी इतनी डिजीज़ नहीं है जितनी किसी दूसरे के अंदर है तो अगर दूसरों को ज़्यादा डिजीज़ है आपके पेशेंट में कम है तो आपके जो पेशेंट उसका पोर्टल ऑफ एंट्री यानी माउथ नोज़ और ये सारी चीज़ें ओपन रहती हैं जिसकी वजह से आपके जो पेशेंट है उसमें ईज़िली मज़ीद उसमें रिस्क हो जाता है उसकी डिज़ीज़ की वजह से लाइक नोज़, माउथ, आई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन सारी चीज़ों को आपने प्रोटेक्ट करना है ताकि पैथोजन एंटर ना हो जाए। फिर रिकॉग्निशन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट हाई रिस्क पेशेंट मतलब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है वो हाई रिस्क पे है तो इसको हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए मतलब हम किस तरह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उनको डिजीज़ वगैरह ना हो ताकि उसका इम्यूनिटी मज़ीद वीक ना हो। जिसमें ये चीज़ आ जाती है सबसे पहले हाई रिस्क में आ जाता है हमारा कैंसर पेशेंट आ जाता है। इसको ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन लगने के और दूसरा एड वाला पेशेंट होता है और उसके अलावा ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है लाइक किडनी ट्रांसप्लांट हो या फिर आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो उसमें। और तीसरा हमारा आ जाता है इन्फेंट छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो तो इनमें इम्यूनिटी बिल्कुल वीक होती है तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर उसके बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हमें एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल ये ख़्याल रखना चाहिए अगर आपका पेशेंट इस कैटेगरी में है, तो आपने उन्हें अच्छी तरह से ख़्याल रखना है, उनकी केयर करनी है ताकि उसको मज़ीद कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, उसकी जो हेल्थ है वो मज़ीद किसी रिस्क में ना चली जाए जिसकी वज़ह से उसको डेथ भी हो सकती है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें ईज़िली समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ईज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह वहाँ से गाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं एक अदर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।